ओपन शिफ्ट लेक्चर नंबर 24। फॉन्ट को बड़ा करते हैं थोड़ा। ट्वेंटी फोर, ठीक है। टॉपिक है हमारा ओपन शिफ्ट नेटवर्किंग। टॉपिक क्या है हमारा? ओपन शिफ्ट नेटवर्किंग, ठीक है। चलो, तो ओपन शिफ्ट नेटवर्किंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एजेंडा है हमारे टॉपिक का वो है कि पॉड नेटवर्किंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, और किस तरीके से पॉड का ट्रैफिक का फ्लो बनता है। फिजिकल नेटवर्किंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन फोकस है हमारा पॉड नेटवर्किंग को लेकर। तो अगर आपको ओपन शिफ्ट का क्लस्टर सेटअप करने का इनिशियल स्टेज से अगर आपको टास्क मिलता है कि यार आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स आया है और आपको उस प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन शिफ्ट का क्लस्टर सेटअप करना है, तो किन किन चीजों का आपको पहले ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको नेटवर्किंग की प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, राइट। कि भाई आप अपना क्लस्टर सेटअप कर रहे हो तो क्लस्टर के अंदर, आप अपना जो क्लस्टर बनाओगे क्लस्टर के अंदर आप कितने नोड यूज करना चाहते हो, कितने वर्कर्स नोड होंगे, कितने मास्टर नोड्स होंगे, कितने इंग्रेस कंट्रोलर्स नोड होंगे, कितने स्टोरेज नोड होंगे, कितने मॉनिटरिंग नोड होंगे। ये सारी पहले आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे मेरा क्लस्टर सेटअप हो रहा है, जहां पर मैंने इनिशियल स्टेज से मैंने सिलेक्शन किया कि यार 50 नोड मुझे लगाने पड़ेंगे एक क्लस्टर के अंदर। बड़ा प्रोजेक्ट है। इन फ्यूचर ये 50 नोड बढ़ के 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 400 500 भी हो सकते हैं, अगर आपका इंफ्रा बड़ा होता है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो तो ये होगा कि ये जो फिजिकल नोड आप लगा रहे हो इनकी नेटवर्किंग आपको करना पड़ेगा। इन फिजिकल नेटवर्किंग आपको करनी पड़ेगी। अब फिजिकल नेटवर्किंग के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान में होना? सबसे पहले आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि फिजिकल नेटवर्किंग करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस रिसोर्स की नीड पड़ेगी। आपको आईपी एड्रेस का आपके पास स्किल्स होना चाहिए, राइट। IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, IPv4 में कितनी क्लासेस होती हैं और कौन सी क्लासेस का यूज करके हम लोग अपना प्राइवेट सेटअप तैयार करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि भाई सारे नोड को आपस में कनेक्ट करने के लिए लैन केबल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस इंस्टॉल करना आपको आना चाहिए। स्विच कॉन्फ़िगर करना आपको आना चाहिए। राउटर कॉन्फ़िगर करना आपको आना चाहिए। फायरवॉल की नीड आपको पड़ेगी। ISP से कनेक्शन लेने की नीड आपको पड़ेगी। ये सब आपको प्लानिंग प्लॉटिंग पहले करनी होगी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग थोड़ा सा आईपी एड्रेस की बात करें और IPv4 एड्रेस की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस की कितनी क्लासेस होती हैं। सबसे पहले तो आपको ही पता होना चाहिए कौन कौन सी क्लासेस का यूज करके आप अपना प्राइवेट सेटअप तैयार कर सकते हो। ये आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, ज्यादा आईपी एड्रेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला मैं। अगर आपको आईपी एड्रेस, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये टास्क मिलता है कि इनिशियल स्टेज से ही आपको ही पूरा ओपन शिफ्ट का क्लस्टर सेटअप करना है, तो आप समझ लो आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको CCNA की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप ही वहां पर सब कुछ हो, टीम लीडर हो, आप ही टेक्निकल सब कुछ करोगे, आपके ही गाइडलाइन से आपकी टीम काम करेगी, तो आपके पास CCNA की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है
तो आपको फिर एक ऐसा नेटवर्किंग का बंदा अपने साथ हायर करके रखना पड़ेगा जो आपकी हेल्प करेगा फिजिकल नेटवर्किंग को सेटअप करने में। इतना तो आप ध्यान रखो, ठीक है। तो फिजिकल नेटवर्किंग तो यहाँ पे मैं नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं उतनी ही चीजें बताऊंगा जितना आपको यहाँ पर नीड है, ठीक है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको वो फिजिकल नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस के क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आईपी एड्रेस की कितनी क्लासेस होती हैं? क्लास ए, राइट। क्लास ए की रेंज क्या है? 0 से लेकर, ये आप लोगों को पता होगा पहले से, 127, ठीक है। फिर क्या आती है? क्लास बी। क्लास बी की क्या रेंज है? 128 से 191। फिर आ गई आपकी क्या? क्लास सी। क्लास सी का रेंज क्या है? 192 से लेकर 223। फिर क्लास डी, 224 से 239। फिर आ गई आपकी क्लास ई। ई क्या है? 240 से लेकर 255। तो ये आपकी IPv4 एड्रेस की क्लासेस हैं, क्लास ए बी सी डी ई। तो आपको बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि डी और ई आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि डी क्लास की आईपी, आईपी बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि क्लास डी की आईपी हमने रिजर्व कर दिया है किसके लिए? फॉर दी मल्टीटास्किंग। और क्लास ई की आईपी हमने रिजर्व किया किसके लिए? किसके लिए? क्लास ई की आईपी रिसर्च सेंटर के लिए। तो क्लास डी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, ठीक है। और क्लास ई रिसर्च सेंटर के लिए रिजर्व कर दिया। तो क्लास डी और ई तो आप यूज नहीं करो। क्लास ए बी सी, ये तीन क्लासेस आप यूज करोगे। अब इस तीन क्लासेस में भी आप सारा रेंज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आईपी बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है आईना, उन्होंने क्या बोला कि क्लास ए बी सी आप यूज करोगे, बट इनमें से एक एक रेंज आपको निकाल के दिया यूज करने के लिए, क्योंकि बाकी सारी आईपी इनकी पेड है जो ये लोग सेल करते हैं। ये सारी चीजें आपने आईपी एड्रेस की क्लासेस में पहले भी सीखा होगा। तो जरा हम लोग देखते हैं कि क्लास ए में से ऐसा कौन सा रेंज है जो हम लोग अपना प्राइवेट डेटा सेंटर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लास बी में से ऐसा कौन सा रेंज है जो हम लोग अपना प्राइवेट डेटा सेंटर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लास सी में से ऐसा कौन सा रेंज है जो हम लोग अपना प्राइवेट डेटा सेंटर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इन्हें लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस के नाम से भी कॉल करते हैं। तो जरा हम लोग समझते हैं उसको। क्लास ए में से ऐसा कौन सा रेंज है जो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं है और आपने क्लास ए में से कोई अदर रेंज यूज कर लिया, राइट, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो क्लास ए में अगर हम लोग देखें, जिसको लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस के नाम से कॉल करते हैं, वो आपका क्या है? 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255। ऐसी क्लास बी में से 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255। ऐसी क्लास सी में से इन्होंने जो निकाल के दिया है क्या है? 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255, ठीक है। ये तो आप अगर क्लास ए को यूज कर रहे हैं अपना क्लस्टर बनाने के लिए, तो ये रेंज आप यूज करें। बी में से ये करें, सी में से ये, इनके अलावा आप यूज नहीं कर सकते। 9 यूज नहीं कर सकते, 11 भी आप यूज नहीं करते, राइट। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लस्टर बनाने का प्लान किया और क्लस्टर में आपने अभी 4 नोड आपने लिए। क्या लिए? 4 नोड आपने यहाँ पे लिया।
वन नोड, टू नोड, थ्री नोड, फोर। क्या किया आपने? फोर नोड आपने लिया। ठीक है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 50 नोड्स हैं, 100 नोड्स हैं, 200 है, 300 है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? आपने इसमें से ये रेंज ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान किया कि यार हम क्या करेंगे, 10 डॉट, आपने बोला ये हम रेंज यूज करेंगे 10.0.0.0.0/16। राइट। अब इसमें आप सबनेटिंग करो। ठीक है। और सबनेटिंग वगैरह करके आपने अपने फिजिकल क्लस्टर पे इसको इंप्लीमेंट कर दिया, अपने स्विचेस पे, राउटर्स पे। मतलब फिजिकल नेटवर्किंग के लिए आपने ये रेंज यूज की। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर आपने, राइट, जस्ट सॉरी, अगर आपने क्या किया, फिजिकल नेटवर्किंग के लिए ये रेंज आपने यूज कर लिया, फिजिकल नेटवर्किंग के लिए आपने क्या किया, ये रेंज यूज कर लिया। लेकिन जब आप ओपन शिफ्ट के अंदर आपकी पॉड की नेटवर्किंग के लिए, क्या, पॉड की नेटवर्किंग के लिए आपको डिफरेंट नेटवर्क इंप्लीमेंट करना होगा। आप लोगों को पता होगा कि पॉड की नेटवर्किंग के लिए हमें डिफरेंट नेटवर्क इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे क्यूबरनेटिस में आपने देखा था कि पॉड की नेटवर्किंग के लिए आप कैलिको इंप्लीमेंट करते हो, फैनल इंप्लीमेंट कर रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं एसडीएन नेटवर्क, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो जब आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इंप्लीमेंट करोगे तो वहां पर भी आपको ऐसे सीआईडीआर यूज करना पड़ेगा। तो बताने का मतलब ये है कि फिजिकल नेटवर्किंग में जो सीआईडीआर आपने इस्तेमाल किया है, पॉड की नेटवर्किंग के लिए वो सीआईडीआर आप इस्तेमाल मत करिए। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में, ये मिस्टेक मत करना। तो अगर आपकी कंपनी ने फिजिकल नेटवर्किंग, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने फिजिकल नेटवर्किंग किसी और से कराया है और आपसे बोला कि आइए आप पॉड नेटवर्किंग सेटअप करिए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिजिकल नेटवर्किंग के लिए जो सीआईडीआर इस्तेमाल किया गया, आपने पॉड नेटवर्किंग के लिए सेम सीआईडीआर ले लिया, वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो आप, अगर चीजें पहले से सेटअप है तो आप पूछ लें कि भाई फिजिकल नेटवर्किंग के लिए क्या सीआईडीआर है, भाई मैं पॉड नेटवर्किंग सेटअप करने जा रहा हूं तो मैं डिफरेंट यूज करूँ। राइट। तो ये मेजर चीजें आपको ध्यान रखना। और जो पॉड नेटवर्किंग होगी वो भी आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज का ही होगा। ठीक है। इनके अलावा कुछ और आप यूज नहीं कर सकते। यहां तक आपको क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं मेन अपने मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात हमारी ये है कि जो ओपन शिफ्ट के अंदर जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इंप्लीमेंट है वो कौन सी है। रेडिट वालों ने ओपन शिफ्ट के अंदर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क कौन सा इंप्लीमेंट करके दिया है? राइट। तो पहले फिजिकल नेटवर्किंग चला करती थी, फिर वीएम आ गई, वीएम का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। फिर क्लाउड का कॉन्सेप्ट आ गया, एडब्ल्यूएस आ गया। एडब्ल्यूएस के अंदर फिजिकल नेटवर्किंग कैसे होती है? वीपीसी के थ्रू। एजोर के अंदर वीनेट के थ्रू। ये सारी फिजिकल नेटवर्किंग। तो अगर आपको इंडस्ट्री में मान लो आपकी कंपनी क्लस्टर फिजिकल लगा रही है, तो फिजिकल नेटवर्किंग आप इस तरीके से करोगे, वो राउटर स्विचेस खरीद के लाओगे, फायरवॉल, सारी चीजें। लेकिन एडब्ल्यूएस में अगर आप क्लस्टर बना रहे हो तो वहां पर वीपीसी हो गया। एजोर में अगर आप बना रहे हो ओपन शिफ्ट का क्लस्टर तो वहां पे वीनेट वाला, वीनेट हो गया एज अ फिजिकल नेटवर्किंग। लेकिन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग तो वहां पर भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। जिसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं? एसडीएन। क्या बोलते हैं? एसडीएन। ठीक है। तो एसडीएन स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो कुबरनेटिस में भी ये चीज आपको करनी पड़ती है। आपने देखा था कि कुबरनेटिस क्लस्टर हम लोग तैयार तो कर देते थे, लेकिन आपका मास्टर नोड रेडी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर नहीं है। तो याद होगा हम लोग फैनल, कैलिको कॉन्फ़िगर करते थे, तो वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग हम लोग तैयार करते थे, उसके अंदर लोड करते थे, तब जाकर आपका रेडी आता। तो ऐसे ही ओपन शिफ्ट के अंदर रेडिट वालों ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग लॉन्च करके आपको दे दिया है। और कहा जाता है कि जब आप ओपन शिफ्ट का क्लस्टर लोड करते हो तो ऑटोमेटिक ये चीजें क्रिएट हो जाती हैं। तो ठीक है भाई, ऑटोमेटिक ये चीजें क्रिएट होती हैं, अच्छी बात है। बट उसका नाम क्या है, इतना तो अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए। तो जरा हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के बारे में समझते हैं, कौन कौन से मार्केट में है। तो बहुत, बट जो फेमस है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कैलिको, पैनल, राइट, ये है। और भी बहुत सारे हैं। और अगर हम लोग बात करें ओपन शिफ्ट के अंदर, ओवीएस क्या चलता है बाय डिफॉल्ट? ओवीएस, जो आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर मिलता है, ओवीएस नाम। ठीक है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ।
तो जब आपका ओपन शिफ्ट लोड होता है तो ऑटोमेटिक ओबीएस कॉन्फ़िगर हो जाता है। कैसे कॉन्फ़िगर होती है? फॉर एग्जांपल मान लो इसने बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क का इस्तेमाल कर लिया, जैसे 10 डॉट, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ऐसे ये मेजर नेटवर्क उठा लेगा और उसकी फोर सबनेटिंग कर देगा। जैसे ये मान लो मेजर नेटवर्क, इसकी फोर सबनेटिंग इसने कर दी। कैसे कर दी? फॉर एग्जांपल इसने देखा 4 नोड है, तो 4 सबनेटिंग इसने कर दी। बाय डिफॉल्ट कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, और इस पे लोड कर देगा। और लोड कैसे करेगा? तो हर नोड के अंदर ऑटोमेटिक एक वर्चुअल ओवीएस नाम का स्विच क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? वर्चुअल ओवीएस नाम का यहाँ पर स्विच क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ओवीएस नाम का स्विच क्रिएट हो जाएगा। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें बैकएंड में हो जाती हैं ऑटोमेटिक। बस जैसे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओवीएस नाम की स्विच यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और इसके 4 सबनेट बनेंगे। जितने नोड है, जैसे एक का हो गया मान लो, थोड़ा फॉन्ट को बड़ा करते हैं, इसका मान लो 10.10 हो गया, 0/24 22 से। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसका हो गया मान लो, सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल में। 22। ठीक है, डिफरेंट हो गया इसका। 30, 22। 40.0/22। ठीक है, इस तरीके से। ये ओवीएस स्विच है, ये ओवीएस स्विच है। जैसे आप फिजिकल नेटवर्किंग में स्विच लगाओगे ना, ऐसे यहाँ पर वर्चुअल स्विच है। अब क्या होगा? अब आप इस नोड के अंदर मान लो पॉड आपने बनाया है, ये पॉड आपने बनाया है, इस नोड के अंदर आपने ये एक पॉड बनाया है। तो इसको जो आईपी है ना, इसमें से मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल इसको आईपी मिल गई, यहाँ नीचे बता देता हूँ, आईपी इसको मिल गई। 10 डॉट, ये आईपी। ठीक है, ऐसे ही मान लो इस नोड के अंदर आपने एक और पॉड बना दिया, इसको आईपी मिल गई। ठीक है, अब इस नोड के अंदर अगर कोई पॉड बना, उसको आईपी मिल गई। ठीक है, अब देखो होता क्या है। जब आपका ओवीएस स्विच क्रिएट होता है हर नोड में, तो उसके साथ 3 इंटरफेस क्रिएट होते हैं, जो आपको समझने के लिए है। एक इंटरफेस हो गया आपका BR0, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ओवीएस स्विच में ऐसे मेन मेन कौन से 3 इंटरफेस हैं जो आपके काम के लिए। BR0। ठीक है, एक हो गया VXLAN, और एक हो गया आपका टन। ठीक है, टन 0। ये 3 इंटरफेस ओवीएस स्विच में क्रिएट होते हैं। इनका क्या काम है? तो BR0 पहले समझते हैं, फिर VXLAN समझते हैं, फिर टन 0। देखो, अब ये वाला पॉड है, ये वाला पॉड अगर इस वाले पॉड से बात करना चाहता है,
या फिर ये वाला पॉड अगर इस वाले पॉड से बात करना, या फिर ये वाला पॉड अगर इंटरनेट में जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? इंटरनेट में। ये इंटरनेट, ठीक है। डेफिनेटली भाई फिजिकल नेटवर्किंग की गई होगी तो आईएसपी से कनेक्शन लेके राउटर राउटर थ्रू कनेक्ट किया गया होगा, और ये पॉड डेफिनेटली इंटरनेट पे जाएगा और लोग इंटरनेट से भी यहाँ पर आएंगे, राइट। तो ये सिनेरियो को समझो कि एक पॉड अगर सेम नोड के दूसरे पॉड से बात करना चाहता है, भाई मान लो एक पहला पॉड फ्रंट एंड है, दूसरा पॉड बैक एंड सर्विस चल रही है, तो डेफिनेटली बात करेगा। तो एक पॉड अगर दूसरे पॉड से बात करना चाहता है और दूसरा पॉड सेम नोड में है, तो ट्रैफिक का फ्लो कैसे बनेगा? और अगर एक पॉड दूसरे पॉड से बात करना चाहता है बट दूसरा पॉड दूसरे नोड में है, तो ट्रैफिक का फ्लो कैसे बनेगा? और एक पॉड अगर इंटरनेट से बात करना चाहता है, तो ट्रैफिक का फ्लो कैसे बनेगा? तो ये सारे ट्रैफिक के फ्लो को बनाने के लिए ही ओवीएस स्विच के अंदर ये तीन इंटरफेस होते हैं जो आपको समझ में आना है। देखो प्रैक्टिकली आपको कुछ करना नहीं है, ये आपने ओपन शिफ्ट लोड किया, सब कुछ बन जाएगा अपने आप, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कभी ट्रबल शूटिंग के टाइम पर आपको हो सकता है नीड पड़ जाए। हालांकि रेडिट की टीम आपको बैकएंड में बैठेगी सपोर्ट देने के लिए, बट आपको एक भी इस लेवल का अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो समझाता हूं, BR0 का यूज क्या है, VXLAN का क्या, टन जीरो। BR0 क्या बोलता है कि अगर एक पॉड दूसरे पॉड से कम्युनिकेट करना चाहता है और दोनों पॉड सेम नोड में है, तो इनकी कम्युनिकेशन कैसे बनेगी? वाया BR0। तो बीच में यहां पर क्या होगा? BR0 क्या चलेगा? BR0 इंटरफेस होगा। क्या होगा सर? BR0 इंटरफेस, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं छोटा सा बना रहा हूं, आप समझो। BR0 के थ्रू कम्युनिकेशन होगी, किसके थ्रू होंगी? BR0, रिच नेटवर्क। समझ आ गई? इसे इससे बात करना है BR0 के थ्रू, इसे इससे बात करना BR0, आपस में करेंगे। लेकिन अगर ये पॉड इस पॉड से बात करना चाहता तो कैसे बने? तब VXLAN का यूज आता है। कैसे? BR0 अभी भी यूज होगा, बट साथ में VXLAN एड ऑन हो गया। कैसे? ये पॉड अगर इससे बात करना चाहता है तो पहले BR0 के थ्रू बाहर निकलेगा। क्या करेगा? पहले BR0 के थ्रू बाहर निकलेगा, फिर इसी नोड के अंदर एक VXLAN पोर्ट होगा। क्या होगा? VXLAN पोर्ट, जगह नहीं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूं, समझ जाओ आप लोग। VXLAN, ठीक है। VXLAN के पास पहुंचेगा। VXLAN क्या करेगा? VXLAN क्या करता है कि ये वाले पॉड का IP को हिडन कर देता है, ठीक है। अपना ट्रांसलेट वगैरह करता है, अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे करता है। फिर VXLAN क्या करेगा? VXLAN के पास आएगी ट्रैफिक। अब VXLAN से इस नोड के इंटरफेस पे जाएगी। बस इस नोड का भी तो ETH0 होगा ना, इस नोड का भी अपना इंटरफेस होगा ETH0। यहां पर ये लगा हुआ ETH0 नोड में होगा, तो VXLAN से क्या करेगा? यहां आएगी। अब यहां से फिर इस नोड के अंदर जाएगी। इस नोड के अंदर कैसे घुसेगी? इस नोड का अपना इंटरफेस कार्ड होगा ETH0, उसके थ्रू अंदर जाएगी। उसके बाद क्या होगा? फिर यहां पे इस नोड के पास भी अपना VXLAN होगा, यहां पे VXLAN होगा। हर नोड में वी ओवीएस स्विच है ना, इस VXLAN के पास आएगी। इस VXLAN से क्या करेगी? फिर यहां पर इसका अपना BR0 होगा, उस BR0 के पास आएगा और BR0 पॉड तक पहुंचा देगा। यहाँ पे भी एक BR0 होगा। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पर रिपीट करूं फिर से, देखो। ये पॉड क्या करेगा? अपने BR0 के पास आएगा, इस BR0 से इस नोड में VXLAN पोर्ट होगा, वहां आएगा। VXLAN पोर्ट से इस नोड के इंटरफेस कार्ड में जाएगा ETH0, फिर इस नोड के इंटरफेस कार्ड से इस नोड के इंटरफेस कार्ड में आएगा, डिफरेंट नोड के इंटरफेस कार्ड में, फिर डिफरेंट नोड के इंटरफेस कार्ड से उस नोड के अंदर VXLAN पोर्ट चल रहा होगा, वहां आएगा। उस VXLAN पोर्ट से उस नोड के BR0 में जाएगा और उस BR0 से पॉड तक पहुंच जाएगा। ये बनेगा ट्रैफिक का फ्लो। अगर एक पॉड दूसरे पॉड से बात करना चाहता है और दूसरा पॉड अगर दूसरे नोड में है, तो BR0 समझ आ गया, VXLAN समझ में आ गया। अब बात करते हैं टन जीरो का काम क्या है। तो टन जीरो का काम क्या है कि अगर ये पॉड बाहर जाना चाहता है, तो तब टन जीरो का काम आता है। तब ट्रैफिक क्या करेगी? BR0 के पास पहुंचेगी। BR0 से यहां पर एक टन पोर्ट होगा। क्या होगा? टन पोर्ट है। सारी चीजें प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, अभी जब कंसेप्ट को समझो। यहां पर होगा टन जीरो।
ठीक है। तो टन जीरो इंटरफेस के पास आएगा, टन जीरो से क्या करेगा, नोड के फिजिकल इंटरफेस के पास आएगा। अब फिजिकल इंटरफेस से क्या होगा, फिजिकल इंटरफेस से फिर इसकी राउटिंग वगैरह की गई होगी, राउटर फिजिकल नेटवर्किंग की गई होगी, उसके थ्रू होके फिजिकल राउटर के पास आएगा, आईएसपी को होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बनता है टोटल फ्लो बीआर जीरो का, वीएक्स लैन का, टन जीरो। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा पॉड नेटवर्किंग यहाँ पर सेटअप इस तरीके से की गई है। तो मेजर चीजें जो इस वीडियो में है वो आपको समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिकल नेटवर्किंग और पॉड नेटवर्किंग का सीआईडीआर सेम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा आपको यहां पर जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ओपन शिफ्ट पॉड नेटवर्किंग में एसडीएन का कंसेप्ट यूज करता है, बट कौन सा एसडीएन यूज कर रहा है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड। क्या कैलिको यूज कर रहा है, क्या फैनल यूज कर रहा है, नहीं, क्या यूज कर रहा है, अपना खुद का ओवीएस। राइट। समझ आ गई। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट जब हम लोग ओपन शिफ्ट को लोड करते हैं तो वो अपने आप खुद का एक सीआईडीआर सिलेक्शन कर लेता है और उसकी सबनेटिंग कर देता है, हर नोड में ओवीएस लॉन्च कर देता है। क्या इसे कस्टमाइज करने की नीड पड़ी तो हो सकता है, यस हो सकता है, देखेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखें। तीसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि भाई ओवीएस स्विच जो क्रिएट होता है उसमें जो बीआर जीरो है, वीएक्स लैन है, टन जीरो है, इनका क्या यूज किया, ये आपको समझना। तो होपफुली आप लोगों को सारी चीजें अंडरस्टैंड हुई। तो इस थ्योरी कॉन्सेप्ट के वीडियोस को यहीं पे करते हैं स्टॉप। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल्स को। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।